आप एक अच्छे इंसान हैं, बहुत सुंदर। आप कितना भी आगे बढ़ जाइए जीवन में, कितना भी आगे बढ़ जाइए, कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए, लेकिन अगर आप में अगर भावनाशील नहीं हो तो आपका आगे बढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं। बहुत अच्छे इंसान सभी बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में वो भावना है। मैं मंच में आसीन कल्याण महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर PS शर्मा सर और लगातार 8 वर्षों से हम डिवाइन वर्क साहब जिसके माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर GK चंद्रोल सर जी, और हमारे साथ हमेशा कार्यक्रम में या महाविद्यालय के सभी शिक्षक पंकज सर, प्रियंका मैडम, सिंह सर, राकेश सर, भुवनेश्वरी मैडम और ललिता मैडम, यहाँ पर सभी कॉलेज के यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित है, और आज जिसके लिए हम कार्यशाला यहाँ पर आयोजित किए हैं, मेरे सभी युवा साथियों को दिव्य भारत युवा संघ की ओर से सत अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आज के कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करता हूँ। आज कार्यक्रम सर की बातें से चालू करूंगा एक कहानी के माध्यम से। आप सबको मालूम है सृष्टि की रचना कैसे हुआ? हम लोग को मालूम है सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से आप सबको मालूम है, ठीक है ना? ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना किए तो ये पूरे सृष्टि में, पूरे विश्व में बहुत अच्छे फूल पौधा, चिड़िया, पशु पक्षी सब कुछ बनाए, कल कल करती झरना, नदियाँ और बहुत अच्छे अच्छे चीज बनाए, और उसकी सुरक्षा के लिए एक ज्ञानवान मनुष्य को यहाँ पर भेजे कि आप जाओ इस धरती पर और उसका रक्षा करना। मनुष्य आए, बहुत दिनों तक धीरे धीरे पृथ्वी का रचना है जो है उसको सुंदरता से चलाया। धीरे धीरे समय बीतते गया, भौतिकवादी आते गए, और उसके बाद क्या हुआ? जो मनुष्य है इस धरती का क्या कर दिया है? धरती को क्या कर दिया है? पूरे सृष्टि की रचना को बिगाड़ दिया, ठीक है ना? हमको मालूम है कि आज हम धरती से आकाश तक उड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो हम मनुष्य जितना हम ज्ञानी हैं, पूरे धरती को छेद करके, हमारे धरती माता को छेद करके पूरे बर्बाद कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, आप सबको मालूम है। फिर ब्रह्मा जी ने फिर आए कि ये धरती में क्या हो रहा है, हाहाकार क्यों मची है? फिर आए, सभी से पूछे कि बेटा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? कोई बोले मेरे को घर चाहिए, कोई बोले मेरे को नौकरी चाहिए, कोई बोले कि मेरे को कार चाहिए। सब अपने अपने अलग अलग बताए, लेकिन अधिकांश लोगों ने क्या बताया कि मेरे को खुश रहना है। सर बताया नहीं कि मेरे को खुश रहना है। तो ब्रह्मा जी ने खुश रहने वाले आदमी को बोले कि बेटा आप आओ, मैं आपको 2 थैला दे रहा हूँ। थैला मतलब पोटली। एक थैला आपका है जिसमें आपकी बुराई है, और दूसरा थैला आपके पड़ोसी का, दोस्त यार का है, सभी का है, ये दूसरा थैला। लेकिन जब घर से सुबह आप निकलोगे तो हमेशा दूसरा नंबर का थैला को पीछे रखना और अपने 1 नंबर का थैला को सामने रखना। लेकिन हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, जब सुबह निकलते हैं तो उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना? दूसरे नंबर का थैला को ऊपर करते हैं, उसको खोल खोल के देखते रहते हैं कि इसका बुराई क्या है, इसके बुराई क्या है। जिस दिन हम अपना थैला का एक एक पर्ची निकाल के फेंकते जाएंगे, एक एक बुराई को फेंकते जाएंगे, तो हमारे अंदर का जो बुराई है धीरे 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 निकल जाएगा और हम एक अच्छे इंसान और सफल इंसान बनेंगे। ये ब्रह्मा जी का सीख को अपने जीवन में उतारना। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी का सीख जो आदेश है, ये आपके सामने में मैं जो बता रहा हूँ, ये मेरे मन में कहाँ से आया होगा? ये मेरे मन में कहाँ से आया होगा?
कहीं से तो आया होगा ना। ये आता है हमारे महापुरुषों की जीवनी से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरक। ठीक है ना। एक प्रेरक होता है और एक होता है प्रेरणा स्रोत। प्रेरक जो होता है महापुरुष लोग होते हैं इस जीवन में, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती। आप देख लीजिए, बड़े बड़े हमारे प्रेरक हैं। और युवाओं के प्रेरक और प्रेरणा स्रोत कौन है? स्वामी विवेकानंद जी है। उसकी प्रेरणा को, उसकी बातों को अपने जीवन में उतारना है। और हमारे मास्टर जो है, हम लोग गायत्री परिवार से है, हमारा मास्टर है आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आप प्रेरक, आप किसी को भी बनाइए, अपने जीवन में किसी को भी आप बनाइए, उसके कहे कुछ बातों को अपने जीवन में उतारना है। हम उसके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन उसके बातों को आत्मसात कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक होता है प्रेरक और दूसरा होता है प्रेरणा स्रोत, जिसके जैसे हम बन सकते हैं, उससे भी अच्छा बन सकते हैं, जो प्रेरणा स्रोत होता है। जैसे आज के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, कोई क्षेत्र अधूरा नहीं है। आप खेल जगत को देख लीजिए, आज अभी कहां पर हो रहे हैं एशियन गेम्स? कहां हो रहे हैं? चीन में हो रहा है। और भारत की झोली में कितने सारा स्वर्ण पदक आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे भारत की देन है युवाओं की। ये आज युवा वर्ग इतना आगे बढ़ चुका है। अगर कुछ साल पुराने बात करें तो हम एक एक मेडल के लिए सोचते थे, एक मेडल आया करके हम लोग बहुत खुश होते थे। लेकिन आज के युवा इतना आगे बढ़ चुका है खेल जगत में। खेल जगत के बाद अगर आगे बढ़ूं, विज्ञान के क्षेत्र में सबको मालूम है भारत ने पूरे विश्व में डंका बजा दिया विज्ञान के क्षेत्र में। आज धरती से आकाश तक चंद्रयान 3, एक बार ताली बजाइए हमारे गौरव होता है पूरे विश्व में। जब भारत का नाम जब आता है ना, पूरे विश्व में चंद्रयान 3, ठीक है ना, तो अपने आप में ऐसे गौरव महसूस होता है कि हम भारत देश के युवा है, हमको भी कुछ करना है। ठीक है ना। आप सबको मालूम है कि हमारे भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक, ठीक है ना, आप मिसाइल का निर्माण किए, आप सबको मालूम है मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर कलाम जी। और मिसाइल वुमेन आज हमारी बहन, पृथ्वी से आकाश तक चंद्रयान का पूरा आप देखे होंगे, बहनों का कितना है। और मिसाइल वुमेन है श्रीमती टेसी थॉमस, इसको याद रखो। और रॉकेट वुमेन सबको मालूम है ना, आज रॉकेट भी बना रहे हमारे बहन। ठीक है ना। इतना आगे बढ़ चुका है हमारे युवा वैज्ञानिक। जब हम उनका नाम लेते हैं तो अपने आप को गौरव महसूस होता है। आगे अगर आगे बात करें व्यवसायिक जगत, व्यवसाय के क्षेत्र में सर रतन टाटा सर जब युवा अवस्था में थे तो इतने अच्छे से, उसकी उम्र कितना था जब व्यवसाय के क्षेत्र में गए? 18 साल 19 साल। टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा सर, इन्फोसिस के मालिक, एयरटेल के मालिक। ये है व्यवसायिक जगत में। हम भी उसके जैसे बन सकते हैं या उससे अच्छे भी बन सकते हैं, बस उस क्षेत्र में चयन करना है। व्यवसायिक जगत की बात अगर आगे बढ़ूं, कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हमारे युवा इतना आगे बढ़ चुका है। आप टीवी में देखते होंगे पहले इंडियन आइडल या ये सब प्रोग्राम, पहले वहां तक पहुंचने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता था, लेकिन हम नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है, युवाओं की देन के कारण प्लेटफॉर्म है। आप सबने आज इतना रिसर्च कर दिया हो कि हमको उसको वहां तक जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बस हमको लगन के साथ काम करना पड़ता है। ये तो हो गया कला जगत में। कला जगत के बाद अगर आगे बढ़ूं तो आज कम्युनिकेशन, जिसको हम दूरसंचार बोलते हैं, इसी के बारे में अभी बता रहा था कि आज के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन मतलब होता है दूरसंचार। पहले अपने घर में या अपने आसपास कोई कार्यक्रम होता था तो एक चिट्ठी दूसरे गांव में पहुंचने के लिए कभी सप्ताह भर का समय लगता था, कभी 15 दिन का समय लगता था, कभी महीने भर का समय,
कभी तो वो चिट्ठी पहुंचता भी नहीं था, लेकिन आज कम्युनिकेशन, दूरसंचार इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर हमारा कोई नियर या डियर कोई अगर बाहर भी है तो फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग बात होता है। ये सब युवाओं की देन है, आप लोगों की देन है। आज मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और मेडिकल साइंस इतने आगे बढ़ चुका है। मेडिकल साइंस के बारे में बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर हूँ तो बताना चाहूँगा कि अभी 2019 में कोविड चालू हुआ, पूरे विश्व हाहाकार, लाखों लोगों ने अपने जान गंवाए और कितने लोगों ने बर्बाद हुए, पूरे घर बर्बाद हो गए। लेकिन हमारे युवा वैज्ञानिक वैक्सीन का आविष्कार किया। और कौन सा वैक्सीन? दो वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। वो तो भारत को सुरक्षित किए, इसके अलावा भारत के अलावा 70 देशों को यहाँ से सप्लाई हुआ वैक्सीन। इसलिए तो भारत, हम पहले बोलते थे विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बन गया है। एक बार तारीफ जाइए। आपके कारण हो रहा है, आप लोगों की मेहनत के कारण हो गया। आज भारत G20 सम्मेलन में आप देखे होंगे कितना गर्व का विषय था। पूरे भारत में, पूरे विश्व के प्रधान आए थे, प्रेसिडेंट आए थे और भारत का नाम को पूरा विश्व के डंका में बजाकर रख दिया कि भारत के युवा ऐसे नहीं है, प्रतिभावान है, हर के अंदर अलग अलग प्रतिभा छुपी है। ये है आपके। अगर उसी भारत का एक और परिदृश्य देखें तो क्या है वो? आतंकवाद। इसी भारत का एक परिदृश्य आतंकवाद है। और आतंकवाद, उसमें भी पढ़े लिखे युवा है, कोई डॉक्टर है, कोई MBA है, कोई BE है, कोई पढ़े लिखे युवा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका माइंड डिस्ट्रक्शन की ओर चले गए। बस उनको जो मिलना था वो नहीं मिला, उसका माइंड डिस्ट्रक्शन की ओर चले गया। जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला और वो अभावग्रस्त होकर डिस्ट्रक्शन की ओर चला गया। ये है आतंकवाद। आज के युवाओं के सामने बहुत सारा एक एक चीज अगर देखे तो अभाव है। आज देखना कहां पर प्राकृतिक आपदा चल रहा है, जो 200 लोगों को मृत्यु हो गई। अभी सिक्किम में हाहाकार मची है, प्राकृतिक आपदा। भ्रष्टाचार तो जगह जगह है, प्रदूषण, अशिक्षा, गरीबी, सूखे खेत, महंगाई और कुटीर उद्योग का पतन। पहले हर गांव में कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है? छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे पहले हर गांव में एक लोहार होता था, प्रिंटिंग प्रेस होता था, मोमबत्ती बनाने का कारखाना होता, अगरबत्ती बनाने का कारखाना होता। उससे क्या होता था? युवा अपने पैर में खड़े होकर आजीविका का साधन चलाते थे और उससे पैसा कमाकर अपना जीवन चलाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया? धीरे धीरे आजकल क्या सोचता है कि मैं बड़े वाला कारखाना खोलूंगा। होता ही नहीं होता है। वो जो छोटे छोटे उद्योग धंधे लगभग बंद होने के कगार पर चले गए। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? अगर बंद हो जाएगा तो सोचो, क्या हम पतन की ओर जाएंगे? नहीं, पतन की ओर नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है। काल चक्र मतलब होता है समय। आ रहा है नहीं, अब तो आ गया युवाओं के सामने। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निश्चित हो रहा है जो समस्त जगत को प्रभावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य। जोड़ डालो ना, भारत की उन्नति। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, वही समय आ गया है युवाओं के बीच, भारत की उन्नति अवश्य होगी। लेकिन कौन करेगा भारत की उन्नति? भारत को पुनः विश्व गुरु कौन बनाएगा? आशा का केंद्र है युवा शक्ति। हम जिधर भी देखते हैं युवा युवा युवा। भारत की प्रगति युवाओं के कंधों पर है। ठीक है ना? क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप सबको मालूम है कि भारत की तरुणाई, तरुण शक्ति, युवा शक्ति 65% से 67% युवा शक्ति है भारत में। एक बार ताली बजाइए अपने लिए। हम युवा देश में रहते हैं, हम युवाओं के बीच में रहते हैं। अपने पड़ोसी देश, आप चीन, जापान को देख लीजिए,
आप सर्च करके देखना बूढ़ा देश करके आ जाएगा। चीन, जापान, जापान में सबसे अधिक बूढ़े हैं, ठीक है ना। और सिर्फ युवा देश कौन है? भारत है। इसलिए हम लोगों को गौरव महसूस होता है। इसलिए तो हमारे कवि ने कहा है, स्वर्णिम इतिहास अभी तक का केवल यही बताता है कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। आने वाले समय जमाना को बदलने का है, युवा शक्ति को आगे लाने का है, ठीक है ना। आप देखना कि आज भारत कहां से कहां तक पहुंच गया है, ठीक है ना। लेकिन हम जब कहीं भी जाते हैं यही चिल्लाते हैं कि युवा युवा युवा। एक्चुअली युवा है क्या? युवा की परिभाषा क्या है? आइए एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, साउंड स्लिप था, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आप लोग ने देख के समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक रोड था, रोड में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, ठीक है ना। आप देखे होंगे, वहां से सभी गुजरे, नेता, अभिनेता, ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस सब गुजरे, पुलिस अधिकारी से लेकर सब। लेकिन किसी के मन में नहीं आया कि मैं कर सकता हूं, हटा सकता हूं। फिर आप लोगों के बीच से एक युवा पहले निकले, अकेले आप लोगों के बीच का युवा है कि मैं इसको हटा सकता हूं। जब वो आए और पेड़ को हटाने की कोशिश किए, फिर आपके पूरे कॉलेज के फ्रेंड आ गए, फिर आपको देख के पूरा फैकल्टी आ गए, उसके बाद सब जितने लोग थे सब आए। कितना बड़ा बाधा हो युवाओं के बीच, उसको हटा के अलग कर दिए। बस यही है, युवाओं के बीच में कहीं से भी कोई भी बाधा आए, बस संकल्प शक्ति होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूं। यही है युवा। तो युवा की परिभाषा क्या है आप सबको मालूम है? संकल्प शक्ति मतलब होता है अपने आप में आत्मविश्वास, बस ये लेके चलना है। तो युवा की परिभाषा जिसमें साहस हो, उम्र से युवा नहीं होता। अगर कोई युवा यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई युवा पान ठेला में जाकर, सिविक सेंटर में जाकर अगर वहां पर सिगरेट पी रहे हैं या हमारे बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो युवा की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है ना। युवा वह है जिसमें साहस हो,
जिसमें उत्साह हो, जिसमें उमंग हो, जिसमें जुनून हो, जिसमें कुछ नया करने का उसका अंतः मन मचलता है, और जो वर्तमान में जीता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है कि आने वाला मेरा कल कैसे होगा, वही युवा है। युवा की परिभाषा यही है, ठीक है ना, कि मेरा आने वाला कल कैसे होगा, यही युवा है। उम्र से कोई युवा नहीं होता, ठीक है ना। युवा की परिभाषा, जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता, चाहे कोई भी काम हो, असंभव शब्द नहीं होता, जो बाधाओं को चीर कर अपना मार्ग बनाता है। अभी बताया ना, बाधाओं को चीर कर। युवा 3 प्रकार के होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, युवा 3 प्रकार का होता है। जैसे एक युवा अपने घर में बैठे हैं, सोए हैं मस्त अपने बिस्तर में, और कोई एक सांप आ गया, तो किसका चलेगा, युवा का कि सांप का? किसका चलेगा? सांप का चलेगा, उसका मर्जी, क्योंकि युवा सोए है। आए सांप जो भी करे, काटे चाहे जैसे भी हो, सांप का चलेगा। दूसरा युवा हो, युवा अपने बिस्तर में तो बैठे हैं, फिर सांप आए तो युवा, आज के युवा क्या करते हैं, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, भगाओ भगाओ भगाओ, ये तो पड़ोसी के कारण है, ये तो नगर निगम की गंदगी के कारण है, ये तो उसके कारण है, इसके कारण आएगा। बस उसका काम है हड़ताल करना। अगर पूछोगे बेटा हड़ताल क्यों कर रहे हो, अरे उसने बुलाया तो मैं भी आ गया। होता ही नहीं होता है। ये दूसरा श्रेणी का युवा है। और तीसरा श्रेणी का युवा होता है जागृत अवस्था में, अपने बिस्तर में बैठे हैं, जग रहे हैं, और अगर सांप आ गया तो क्या करेगा, आर या पार होगा कि नहीं होगा, उसको मार के रहेगा, भगा के रहेगा। तो आप लोग कौन सी श्रेणी के युवा हो, पहला, दूसरा, तीसरा? एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, क्योंकि आप सभी युवा जागृत अवस्था में हो। हमको जागृत अवस्था में रहना है, पहला दूसरा नहीं, जागृत अवस्था में। वही बताया ना, जो बाधाओं को अपना चीर कर मार्ग बनाता है युवा, उसके सामने सांप आ जाए, कुछ भी आ जाए, आर या पार, ठीक है ना। युवा परिस्थितियों का दास नहीं होता, उसके सामने में कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो तो खुद निर्माता, नियंत्रण करता, और स्वामी खुद युवा होता है। जैसे आप यहाँ से जब पढ़ के निकलेंगे तो कई युवा ऐसे हैं कि पीएससी का तैयारी करेंगे, कोई यूपीएससी का तैयारी करेंगे, कोई अलग अलग सबका उद्देश्य है आगे बढ़ने का, ठीक है नहीं, सब अपना उद्देश्य लेकर चल रहा है कि मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ठीक है ना, ये सब लेके चल रहा है। अब लक्ष्य वाली बात आ गया तो युवाओं को देने वाले सीखना चाहिए, देना, ठीक है ना। अगर हम कुछ देंगे, इस समाज को कुछ देंगे, तो हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलो एक कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी है भौरा और मधुमक्खी का, ठीक है। एक तालाब है पास में, वहां पर बहुत अच्छा कमल का फूल खिला है। कमल का फूल इतना अच्छा खिला है कि वो तालाब पूरा कमल के फूल से पूरा पड़ गया है, और बड़ी बड़ी पत्ती भी है वहां पर, पानी तो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना खूबसूरत। और उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि रोज देख के जाते हैं। पशु पक्षी भी आती है वहां पर, पशु पक्षी, वहां पर आदमी आता है, अपना थकान मिटाने के लिए वहां बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमल फूल बोलने से ही अपने आप को अलग लगता है, ठीक है ना। तो वहां पर एक मधुमक्खी भी आती है और एक भौरा भी आता है, दोनों, लेकिन दोनों दूर दूर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि भौरा डंक मारते, मालूम होता नहीं होता है, मधुमक्खी भी है लेकिन भौरा दूर दूर बैठते हैं। लगातार ये चलते गए, फिर धीरे धीरे दोनों पास आते गए, फिर दोनों में बात चालू हो गया, भौरा और मधुमक्खी में, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गया कि आप कहाँ से आते हो? तो मधुमक्खी बोला कि मैं तो यहीं पर पास में पड़ोस में रहता हूँ, किसान के घर। तो बोले आप कहाँ से आते हो? मेरा घर बहुत दूर है, मैं सुबह आता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, उसके बाद मैं चले जाता हूँ। दोनों में बातें लगे। एक दिन क्या हुआ, वहां पर भौरा है, उड़ते उड़ते उसका पैर चोट लग गया। भौरा चोट लगने से उसको उड़ने में थोड़ा तकलीफ हुआ।
तो मधुमक्खी ने कहा कि ऐसे करो, आप मेरा घर तो पास है, पड़ोस में है, आज मेरे घर रुक जाओ, ठीक है ना, आज मेरे घर रुक जाओ। तो बहुत सोचने के बाद बोला ठीक है, आज मैं रात आपके घर रुक जाती हूँ। दोनों भौरा और मधुमक्खी गए किसान के घर, ठीक है ना, जहाँ पर मधुमक्खी रहती थी उसके घर गए और उनको बोले कि आप बैठिए। भौरा बैठे और मधुमक्खी उसके लिए कुछ खाने के लिए ऊपर चले गए। ऊपर में रहता नहीं रहता है मधुमक्खी का क्या रहता है, हाँ, तो चले गए। तो किसान भी था उसी घर में। जब भौरा भून 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 करता था ना, तो किसान कपड़ा लिए उसको मारना चालू किए। अब वो परेशान हो गए और वो भौरा उड़ के फिर चले गए, ठीक है ना। जब मधुमक्खी नीचे उतरी तो कहाँ ये भौरा कहाँ चले गए, तो बोले कि घूमने से नहीं मिला। फिर दूसरा दिन पुनः कहाँ मिले, उस तालाब में, पुनः उस तालाब में मिले। फिर बात करने लगे कि कल मैं आपको बहुत ढूंढी, आप नहीं थे, कहाँ चले गए थे। मैं क्या बताऊं बहन, मैं आपके घर में गया, ठीक है ना, लेकिन मेरे को वहां पर, मैं जहां भी जाता हूं मेरे को लोग भगाते हैं, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे भगाता है, और आपको देखो सब कोई पाल के रखता है, कारण क्या है मेरे को समझ नहीं आता है। तो मधुमक्खी ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में कहा कि देखो भौरा, जब तक आप देने वाले नहीं बनोगे तब तक आपको लोग भगाएंगे। मैं किसानों को आमदनी देता हूँ, लोगों को शहद देती हूँ, और उस शहद में हजारों प्रकार के गुण हैं। उसका उपयोग दवाई बनाने में आता है, लोग अपनी बीमारी हटाने के लिए उसका उपयोग करते हैं और उससे आमदनी होता है। इसलिए अगर मैं डंक भी मार देती हूँ किसी को, तब भी मेरे को प्यार से अपने घर में रखते हैं। इसलिए आप लोगों को देने वाले बनना है, ठीक है ना। जैसे हमारे ग्रुप में आए हैं, हम तो सभी डॉक्टर हैं, आज मेरे वायरल चल रहा है, लेकिन मैं अपना क्लिनिक को, हॉस्पिटल को छोड़ के आपके बीच में आया हूँ। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा वर्कशॉप का 1891 वर्कशॉप है, पूरे भारत के आप, ये हमारा वर्कशॉप शिक्षा के क्षेत्र को हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में आप कहीं भी दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन लिखना, दिया करके आपको पूरा दिया का मोटो निकल जाएगा। बस आपको देने वाले बनना है, ठीक है ना। तो ये है, खुद स्वामी है, युवा भाग्य पर नहीं अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। अभी जो कहानी बताया हूँ, युवा अपने कर्म पर विश्वास करना है। जैसे आप लोग का एग्जाम का समय आता है तो कई युवा क्या करते हैं, नारियल लेते हैं और कोई कथा सुनने चले गए, कोई भगवान का भजन करने चले गए। क्या हम भगवान का पूजा करेंगे पास हो जाएंगे क्या? नहीं, हमको अच्छे कर्म करना है। अगर अच्छे कर्म रहेगा तो भाग्य तो हमारे पीछे पीछे चलता है। आपको बता दूं, भाग्य पीछे पीछे आता है, कर्म अच्छा होना चाहिए बस। युवा स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। जैसे हमारी एक बहन थी, ठीक है ना, और वो पृथ्वी से आकाश तक उड़ी। कौन है? कल्पना चावला। विश्व में कुछ अनूठा काम करो जिसमें आपका नाम हो। युवाओं में उमंग, उत्साह और जोश से जीता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है कि मैं आगे भविष्य में मेरा भारत कैसे होगा, मैं भारत के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। ये युवाओं की परिभाषा है। युवा जिसमें साहस हो, उत्साह हो, उमंग हो, जुनून हो, कुछ नया करने का उसका अंतर्मन मचलता है, और जो वर्तमान में जीता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है, वही युवा, ठीक है। लेकिन जब यहां से जब पढ़ के निकलोगे आप लोग, सबके हाथ में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब कुछ रहेगा, और सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास सामने? बेरोजगारी। सबसे पहले यही रहेगा, बेरोजगारी। दूसरा, आजकल के युवा टेंशन में जीते हैं। तीसरा, आजकल के युवा अव्यवस्था फैलाते हैं। अव्यवस्था का मतलब आप देखना, अगर दुर्ग से हमको रायपुर जाना है, वहां पर लिखा रहता है महिलाओं के लिए आरक्षित, लिखा रहता है, लेकिन हम लोग पुरुष लोग जाके बैठते हैं। ये अव्यवस्था कौन फैलाते हैं? हम खुद युवा। होता कि नहीं होता है? आजकल के युवा देखना, शहरी युवा आप करके देखना, नशा की गिरफ्त में आ गए हैं। नशा की गिरफ्त में आपको ये बता दूं कि 80% से अधिक युवा नशा की गिरफ्त में आ गए हैं।
हर घर। और नशा के जंजाल में अगर जो कोई फंस जाता है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल क्या, असंभव चीज होता है ये नशा। और आजकल के युवा टेंशन में जीते हैं। क्यों? आपको बता दूं, तनाव और अवसाद की ओर ले जाती पश्चिमी जीवन शैली। आजकल के युवा जब पढ़ के निकलते हैं ना तो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी जीते, सिर्फ भागते रहते हैं। और किसके लिए? पैसा के लिए। एक बता दूं, एक मेरी बहन है, दूर की बहन, तो उनके बच्चे MBA किए। मैं एक दिन पूछा कि दीदी बच्चे कहाँ हैं? बहुत गर्व से बोले, अरे वो तो अभी अमेरिका में है, उसका पैकेज बहुत अच्छा है, 25 लाख का पैकेज है, बहुत अच्छा है, जिंदगी जी रहे हैं। खुदा ना खास्ता उसके घर में कुछ अनहोनी हो गया तो उसी दिन आएगा, बस उसी दिन आएगा, क्रियाक्रम करेगा, फिर दूसरा दिन चले गया। सिर्फ, और किसके कारण? सिर्फ पैसा। धीरे धीरे वो तो क्या हो जाएगा? NRI, विदेशी हो जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ किसके कारण? सिर्फ पैसा के कारण। भाग दौड़ बड़ी जिंदगी जीते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जीवन लक्ष्य का अभाव। न तो हमारा कोई आदर्श है, न तो कोई उच्च उद्देश्य। टूटे सपने, बिखरे अरमानों से, अतिरिक्त आकांक्षाओं से मारी युवा पीढ़ी। लेकिन कौन समझेगा युवाओं का मन का दर्द? कौन होगा युवाओं का आदर्श? किसको बनाएंगे आदर्श हम? हमारा आदर्श कौन होगा? कौन होगा? स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श बनाइए आप। इसके ऊपर चिन्ह में चलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, बी एंड मेक। बस इसको जिंदगी में रखो। बी एंड मेक का मतलब होता है बनाओ और बनो। बस इसको जिंदगी में लेना है। मैं अपने घर का उदाहरण देना चाहता हूं इसके लिए, ठीक है ना? मेरा बेटा अभी मेडिकल कॉलेज में है, 3rd ईयर में है, MBBS में। जब वो छोटा था, ठीक है ना, तो हमारे घर में अक्सर करके हम लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है ना, घर में बाई है, सब कुछ है, लेकिन जब मैं खाना खाता हूं तो अपना थाली जहां धुलता है वहां तक ले जाता हूं, ठीक है ना। जब मैं सो के उठता हूं तो अपना चादर मैं खुद फोल्ड करता हूं। उसको देखकर बेटा सीखते गए, सीखते गए, वो भी वही किए। आज उसको जब कॉलेज के हॉस्टल में गए ना, तब उसको समझ आया कि नहीं, जब आपको मैं देखकर अभी सीखा हूं, तो जब कॉलेज में मैं थाली धोता हूं तो मेरे को शर्म नहीं आता, ठीक है ना। तो यही होता है व्यक्तित्व का निर्माण। आप व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है, पहले सबसे आप अपने आप से करना है, पहले अपने आप को बदलना है। हम लोग लोगों को दूसरे को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं। पहले अपने आप को बदलना है, यही है व्यक्तित्व निर्माण। अगर मेरे को देखकर अगर मेरा बेटा या मेरे घर वाले अगर बदल गया तो दूसरा होता है परिवार निर्माण, उसको बोलते हैं। और मेरे को और मेरे परिवार को देखकर अगर पड़ोसी बदल गया, ये होता है समाज निर्माण। बस 3 चरण होता है। अपने आप को बदलिए, दूसरे को बदलने के चक्कर में हमको नहीं रहना है। ये 3 चरण है, ठीक है ना। एकमात्र किरण, एक ही आस, युवा शक्ति बनेगा परिवर्तन का आधार। अब मैं आपको इतना सारा चीज बताया, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि युवाओं का उद्देश्य क्या है। आप लोगों को इतना कहानी बताया, एक्चुअली युवाओं का उद्देश्य क्या है ये बताना चाहूंगा। और क्या है युवाओं का उद्देश्य? 4 है: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना करने के लिए आपको बहुत सारा चीज की जरूरत होगी। साधना मतलब कोई पूजा पाठ का चीज नहीं है। अपना प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए हम साधना करते हैं। दूसरा होता है स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करना। स्लाइड नंबर 1 में था प्रेरक। आप उनका महापुरुषों का जीवनी का आप पठन पाठन करिए, ठीक है ना। तीसरा है संयम। अगर स्वाभिमानी और स्वावलंबी रहना है तो आप सबको संयम जरूरी है। और आपको यहाँ से प्रसाद ले जाना है सेवा, यहाँ से गांठ बन के ले जाना है। अब बता रहा हूँ सेवा। लेकिन सेवा करने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत रहता है।
एक होता है समय और दूसरा होता है प्रतिभा, मतलब अपने अंदर का योग्यता। समय आजकल क्या होता है मालूम, हमको युवा को बुलाते हैं कि बेटा यहाँ पर एक युवा सम्मेलन है, आप आइएगा। तो आजकल के युवा क्या बोलते हैं मालूम, सर जी मेरे पास टाइम नहीं है। यही होता है कि नहीं होता है, बस एक लाइन में काट देता है। आप ये बताइए, भगवान ने सभी को 24 घंटे का समय दिया है, दिया कि नहीं दिया है? 24 घंटे का समय दिया है। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आपको प्रतिदिन 20 मिनट का समय निकालना है। कौन कौन निकाल सकते हैं 20 मिनट? अपने देश समाज के लिए सभी निकाल सकते हैं। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। आप इसको नोट कर लो, मैं रोज 20 मिनट का समय निकालूंगी। 20 मिनट का समय बस समाज और राष्ट्र के लिए। अगर रोज हम 20 मिनट का समय निकाल रहे हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है, संडे छुट्टी, कल छुट्टी, अब बचा कितना दिन? 6 दिन। रोज हम 20 मिनट का समय निकालेंगे तो 6 दिन में कितने घंटा हुआ? कितने घंटा हुआ? 2 घंटा का समय हुआ। सप्ताह में 2 घंटा, तो महीने में कितने घंटा हुआ? 4 से 5 सप्ताह होता है, तो 8 से 10 घंटा हुआ। एक दिन का समय हो गया। महीने में एक दिन का समय हुआ कि नहीं हुआ? तो साल में कितने दिन का समय हो गया? 12 दिन का समय। अब 12 दिन का समय तो आपको बता दिया। अभी आप लोग बोले कि 20 मिनट का समय निकालेंगे, सभी बोले हो नहीं। अब आपके पास साल में कितना दिन है? 12 दिन। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? 12 दिन का समय है तो मैं करूं तो क्या करूं? दूसरा होता है प्रतिभा, अपनी अंदर की योग्यता। हर युवाओं के अंदर अलग अलग योग्यता होता है। जैसे मैं स्लाइड नंबर 2 से लेकर पूरा 5 तक बताया। कोई खेल जगत, कोई विज्ञान जगत, कोई कला के क्षेत्र, होता कि नहीं होता है? किसी को पेंटिंग अच्छा आता है, किसी को माइक संचालन अच्छा आता है, किसी को बुके बनाना बहुत अच्छा आता है। हर युवाओं के अंदर में अलग अलग प्रतिभा है और वो प्रतिभा को कहाँ लगाना है? राष्ट्र के नवनिर्माण में लगाना है। युवा अपनी प्रतिभा और समय का कुछ अंश मातृभूमि को समर्पित कर राष्ट्रदेव के चरणों में अपना पुष्प अर्पित करना। समझ आ गए? अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। इसी